अब हम लोग जेई एडवांस 2017 का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द वेव फंक्शन शाई एन एल एम एल, ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं, इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई of the electron and characterized by the quantum numbers n, l and ml. Here r is the distance from nucleus, theta is colatitude and phi is azimuth. In the mathematical function given in the table, z is atomic number and a naught is Bohr radius. पहला क्वेश्चन पूछा है for helium plus ion the only incorrect combination is. इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ये सी वाला है। अब इसको कैसे पहचानिएगा? बच्चे बोलेंगे कि सर इतना सारा ग्राफ, इतना सारा फंक्शन, क्या हम लोग को रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। जब मैं हूं तो मेरे रहते कम से कम रटने की जरूरत होगी। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको एक मास्टर फॉर्मूला, एक जादुई फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला ये था कि जो वेव फंक्शन होता है वो किस तरह का फंक्शन होता है। एक तो कांस्टेंट ए रहता है। अब कांस्टेंट ए से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये रख लेते हैं क्योंकि देखिए सब जगह प्रोपोर्शनल की बात की है ना, यहाँ भी प्रोपोर्शनल की बात की है और कांस्टेंट ए के कारण ग्राफ में भी कोई खास अंतर नहीं आता है, लेकिन कांस्टेंट ए को रहने देते हैं या हटा दें, रहने देते हैं। ए इंटू आर टू द पावर एल इंटू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1 ये होता है। फिर होता है e टू द पावर माइनस जेड आर बाई एन ए नॉट। ये मास्टर फॉर्मूला, ये मैजिकल फॉर्मूला मैंने कई बार यूज किया है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। इसमें अभी एक थीटा वाला पार्ट भी आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको 1s और 2s के बारे में पूछा है तो उसमें थीटा वाला पार्ट नहीं आता है क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ये जो बीच में है ना, ये है एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1 और ये इतना खूबसूरत पॉलिनोमियल है कि इसके n माइनस एल माइनस 1 पॉजिटिव रियल रूट्स होते हैं और वो रूट्स रिपीट भी नहीं होते हैं, यानी कि इसके कारण ही रेडियल नोड्स आते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख दें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1। तो C वाले में दे रखा है 1 मैचेज विथ 3। तो क्या ये 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इस वेव फंक्शन में एक r का भी टर्म है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो वेव फंक्शन होता है उसमें r टू द पावर l होता है। तो जैसे ही आप 1s ऑर्बिटल में आएंगे, यानी कि s ऑर्बिटल में क्या होता है? l इजकल टू 0 होता है। तो l इजकल टू 0 करिएगा तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, यानी कि r वाला फैक्टर नहीं आएगा। ध्यान से देखो, r वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो ये जो 1 है ये इस 3 से मैच नहीं करेगा। आपको दे रखा है 1 3 r, यानी कि ये इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सही ऑप्शन हो गया C, बिकॉज C इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। A B D ये तीनों सही है। कैसे सही है? अगर इसको प्रूव करने को आए तो उसको भी आप कर सकते हैं इस मास्टर फॉर्मूले से। 1 देखो 1 से मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा क्योंकि 1s ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? r टू द पावर l है तो ये टर्म हो जाएगा 1 और n माइनस एल माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, यानी कि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है और एक e टू द पावर माइनस जेड आर बाई एन ए नॉट है तो n की वैल्यू 1 रहेगी ही। तो ये जो 1s ऑर्बिटल है उसका ये सही वेव फंक्शन है और इस वेव फंक्शन के लिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अभी हम लोग आगे एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। तो ए सही है। उसी तरह बी में जो दे रखा ना 2 मैचेज विथ 2, ये भी सही है। 2s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड होगा। रेडियल नोड कैसे फाइंड करते हैं? n माइनस एल माइनस 1 से। तो 2s ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 रेडियल नोड हो गया, तो ये भी करेक्ट है। और 2 जो है वो Q से मैच करेगा क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट क्यूब। D भी करेक्ट कॉम्बिनेशन है। D में क्या दे रखा है? 1 मैचेज विथ 1, ये तो सही है ही, और 1 जो है वो R से भी मैच कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं 1s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। आप इसको 1 कर दीजिए, r टू द पावर l वाला फैक्टर 1 हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा। तो 1s ऑर्बिटल के केस में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इस तरह का बनता है। मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये इस तरह का होता है। शाई 1s ऐसा होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? इसका मॉडुलस ले लो और स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करोगे तो न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो 1s ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। ध्यान देना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है। इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है ए नॉट पे, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम हो जाती है नियर द न्यूक्लियस। तो 1s ऑर्बिटल में ये r से मैच करेगा, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है।
तो पहले स्टेटमेंट में इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ये सी है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज। ये वाला करेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है मैं बताता हूँ। ए में क्या दे रखा है 2 मैचेज विथ 2, ये तो अभी हमने दिखा दिया कि ये सही मैच कर रहा है, और 2 जो है वो पी से भी मैच कर रहा है, ये भी सही है क्योंकि देखो 1 रेडियल नोड है ना, तो वेव फंक्शन ऐसा होगा। जैसे ही आप 2s ऑर्बिटल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s ऑर्बिटल में l = 0 करिएगा तो ये वाला टर्म 1 आ जाएगा, एक पॉलिनोमियल आएगा डिग्री 1 का, और फिर e⁻⁻ZR/2a0 आएगा, यही आएगा ना। तो जो वेव फंक्शन है वो इस तरह का बनेगा, तो ये इससे मैच करेगा और ये इससे मैच करेगा, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ए आंसर सही है। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस है ना सभी गलत हैं। बी में देखो क्या दे रखा है 1 को 2 से मैच करा दिया है, ये इससे तो मैच करेगा नहीं, हम लोग जानते हैं 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं होता है, तो बी गलत हो गया। उसी तरह सी भी गलत हो जाएगा, इसमें 4 को मैच करा दिया है 4 से, dz² ऑर्बिटल को xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन कर दिया है, ये नहीं होता है। आगे हम लोग आपको बताएंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसमें मैं दिखा दूंगा कि ये दोनों मैच नहीं करेगा। dz² ऑर्बिटल जो होता है उसमें नोडल प्लेन्स नहीं बनते हैं, बल्कि नोडल सरफेस बनता है, एक कोन जैसा होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसी तरह डी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो डी स्टेटमेंट में 3 भी दे रखा है, p भी दे रखा है, तो देखो ये इसका ग्राफ तो है ही नहीं ना, नहीं है ना। देखो इसमें r = 0 पे ग्राफ को 0 होना है, इसमें देखो r = 0 पे ग्राफ नॉन ज़ीरो है, तो ये और ये तो कभी मैच कर ही नहीं सकता है, तो 3 और p कभी नहीं मैच करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ए ऑप्शन ही केवल सही है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, उनको लगता है कि इतने सारे वेव फंक्शन, इतने सारे ग्राफ दे रखा है, हम लोग कैसे करें। लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे ना तो उतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है, बस आपको सिर्फ ये वाला जो मास्टर फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वेव फंक्शन जो है उसके रेडियल पार्ट का एक्सप्रेशन इस तरह का होता है, एक कांस्टेंट होता है, फिर r⁴l होता है, फिर एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-l-1 होता है, फिर एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, डी वाला कॉम्बिनेशन ही करेक्ट है। डी वाला में क्या है 1s ऑर्बिटल का ये ग्राफ ये सही है बिल्कुल, और 1 जो है वो s से भी मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये डी क्यों सही है, उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि ये तीनों क्यों गलत हैं। इसमें आपको एस स्टेटमेंट के बारे में ही पता करना है। एस स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि n = 2 से n = 4 स्टेट जाने में एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्टेट 2 से स्टेट 4 में आप जा रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा -13.6, एक z² भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी, इंटू करना पड़ेगा फाइनल स्टेट 1/nf² यानी कि 1/4² - 1/2²। ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते होंगे, बोर्ड थ्योरी में भी यही फॉर्मूला चलता है। ये होता है ना, अगर आपको इनिशियल स्टेट ni से फाइनल स्टेट nf जाना है तो ये -13.6 रहता ही है, यहाँ आ जाता है 1/nf² - 1/ni²। nf पहले आएगा या ni पहले आएगा वो देख लीजिएगा, बस आप ये देखिएगा कि ये एनर्जी रिक्वायर्ड पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 2 से 4 जाने में क्या एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा, ये 13.6 का फैक्टर रहेगा ही, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/16 - 1/4 है, ये आ जाएगा 3/16। ये सब करने के बाद उसी तरह जब स्टेट 2 से 6 में आप जा रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा -13.6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/6² - 1/2²। ये कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आ जाएगा 13.6 इंटू 8/36 आएगा, उसको हम लोग 2/9 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड इन गोइंग फ्रॉम 2 to 4 है वो इतना है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन गोइंग फ्रॉम 2 to 6 है वो इतना है। दोनों का रेशियो आप देखिएगा तो ये आ जाएगा 27/32, और ये वाला एनर्जी इस एनर्जी का 27/32 टाइम्स है। तो जो स्टेटमेंट एस दे रखा है ना वो स्टेटमेंट सही है, यानी कि डी स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया डी। अब ये 3 क्यों गलत है वो समझना बहुत ज़रूरी है। 1 देखो इससे मैच कर रहा है इसमें, लेकिन ये जो 1 है इसका ये वाला ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि देखो इस वाले में रेडियल नोड कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडियल नोड है, और हम लोग जानते हैं कि 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होता है, तो ऑब्वियसली 1s ऑर्बिटल में वेव फंक्शन का ग्राफ ये नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें एक रेडियल नोड है यहाँ पर,
1s में लेकिन रेडियल नोड नहीं होता है, यानी कि ए ये गलत हो गया। उसी तरह बी गलत होगा। 1s जो है वो 4 से मैच नहीं करेगा क्योंकि 1s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो उसमें नोडल प्लेन तो हो ही नहीं सकता है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। उसी तरह सी ऑप्शन भी गलत है। 2 को आप 1 से मैच नहीं कर सकते हैं। 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है, तो अगर एक रेडियल नोड होगा तो वेव फंक्शन में यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आएगा। आप ऐसे देखिए कि अगर आप 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिख रहे हैं तो आपको एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 - 0 - 1 यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 यहाँ पर चाहिए। इसमें देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 तो है नहीं, बीच में नहीं है ना, और ये पॉलिनोमियल किसका होता है, ये पॉलिनोमियल r/a0 का होता है। तो यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल तो नहीं है, डिग्री 1 का कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ डी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपको एक दो स्टेटमेंट को देख के ही दिख जाता है कि ये ऑप्शन गलत है और सिर्फ ये ऑप्शन सही है। 2016 का ये प्रॉब्लम है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ इनफिनिटेसिमल थिकनेस dr at a distance r from the nucleus. The volume of this shell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of dependence of P on r is basically आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियसली ये वाला ग्राफ सबसे ज़्यादा सही है। इसमें भी देखो यहाँ पर ऐसे उठा दिया है, ये उठाना नहीं चाहिए था, इसको ऐसे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बनाना चाहिए था। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ये तीनों क्यों नहीं होगा मैं बारी बारी से बता देता हूँ। आप ये देखिए कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी तो उसमें 4 पाई r स्क्वायर का एक फैक्टर आता है, तो इस r स्क्वायर वाले फैक्टर के कारण r इजकल टू 0 पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा क्योंकि देखो r इजकल टू 0 पे नॉन जीरो है। ये वाला ग्राफ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों केस में r इजकल टू 0 पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नॉन जीरो दिखा दिया है। और जिस तरह से इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया है, इस कॉन्टेक्स्ट से ही लग रहा है कि ये आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। तीसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शेप ऐसा होता है, पहले थोड़ा सा इंक्रीज करता है फिर एक्सपोनेंशियली डिके करता है। ये इस तरह का सेमी सर्कुलर शेप का नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। ये ऑप्शन क्यों गलत होगा, बहुत सारा इसका रीज़न है। अगर आप लोग एओडी के एक्सपर्ट हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, तो आप देखो कि ये कर्व कैसे आ रहा है, बिल्कुल ये पॉइंटेड तरीके से एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। और हम लोगों ने बताया था कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो स्मूथली आता है, उसका टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो उसमें एक 4 पाई r स्क्वायर वाला टर्म तो होता ही है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है ना। तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिके के कारण आप किसी भी r के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ देखो ऐसे बिल्कुल स्टीपली आकर के एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, तो ये सेमी सर्कुलर नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेव फंक्शन है उसमें एक्सपोनेंशियल डीके वाला टर्म होता है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। उसका ग्राफ इस तरह सेमी सर्कल के शेप में नहीं होगा। 2019 मेन का ये क्वेश्चन है, द ग्राफ बिटवीन शाई मॉडुलस स्क्वायर एंड आर रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो, दिस रिप्रेजेंट्स। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि शाई स्क्वायर जो है r इजकल टू 0 पे नॉन जीरो है, तो हम लोग जादुई फॉर्मूले से जानते हैं क्या होता है, r टू द पावर l होता है, फिर कुछ पॉलिनोमियल आता है, फिर एक्सपोनेंशियल आता है। तो l की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर l की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक r वाला टर्म आएगा। r वाला टर्म आएगा तो r इजकल टू 0 पे शाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ग्राफ से आप देख रहे हैं कि शाई की वैल्यू r इजकल टू 0 पे नॉन जीरो है, यानी कि l की वैल्यू 0 आनी पड़ेगी। l की वैल्यू 0 कब आती है, s ऑर्बिटल में, यानी कि 3s, 1s, 2s, ये 3 केस हो सकता है। 2p तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इन तीनों में कौन सा होगा हम लोग देखते हैं। ये जो शाई स्क्वायर है इसमें देखो एक रेडियल नोड है यहाँ पे, r इजकल टू 0 और r इजकल टू इन्फिनिटी पे जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है उसको तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं ना एज रेडियल नोड। तो इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगा उसमें एक रेडियल नोड है, एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। अब l की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या है, 1 है, l की वैल्यू 0 कर दीजिए तो n की वैल्यू आ गई 2। हमने पहले ही दिखा दिया कि l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि r इजकल टू 0 के लिए वेव फंक्शन नॉन जीरो है,
और सिर्फ l इज इक्वल टू 0 में ही ये पॉसिबल है, क्योंकि r टू द पावर l वाला एक टर्म आता है वेव फंक्शन में। तो अगर l इज इक्वल टू 0 होगा तो ये टर्म 1 हो जाएगा। इसके अलावा l कुछ भी और होगा तो वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। मान लो आप यहाँ पे r कर दो या r स्क्वायर कर दो, r क्यूब कर दो, तो r इज इक्वल टू 0 पे पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। ग्राफ से आप देख रहे हो कि r इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन नॉन ज़ीरो है, तो l की वैल्यू 0 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स है 1, तो l इज इक्वल टू 0 कर दो। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होता है n माइनस l माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1, इट मीन्स n इज इक्वल टू 2। देयरफॉर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स 2s ऑर्बिटल। तो बहुत सिंपल ये टेक्निक होता है, आप नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और वेव फंक्शन के ग्राफ के बिहेवियर से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड इन, जहां पर भी वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एम्पलीट्यूड देखो यहाँ ए पे भी ज़्यादा है और सी पे भी ज़्यादा है। ये मत समझना कि सी पे आप नेगेटिव हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, नहीं। प्रोबेबिलिटी तो शाई जो वेव फंक्शन है उसका मॉडुलस का स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो मॉडुलस का स्क्वायर करिएगा तो ये नीचे वाला पार्ट भी तो ऊपर चला जाएगा ना। तो ए एंड सी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, लोकेट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो आंसर हो जाएगा इन द रीजन ए एंड सी। अब हम लोग कुछ वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिन प्रॉब्लम्स को मैंने ही फ्रेम किया है। पहला प्रॉब्लम है, हाउ मेनी पीक्स आर देयर इन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ 3p ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो अब आप सोचिए, क्या इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला रटना पड़ेगा? नहीं। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। तो 3p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 3, p के केस में l की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि एक रेडियल नोड होगा। मान लो कि y एक्सिस पे हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं, तो इसका एक रेडियल नोड होगा, यानी कि एक जगह इसकी वैल्यू 0 होगी अपार्ट फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से उठा ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिर इसको यहाँ पर x एक्सिस के पास आना है तो ऐसे नीचे आएगा, फिर ये यहाँ से ये ऊपर उठेगा, फिर ये r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जा करके टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इस तरह का ये एक्सपोनेंशियली डीकेइंग हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि जो पीक्स बनते हैं ना, उसमें सबसे बाद वाला पीक हाईएस्ट होता है, उसके पहले वाला पीक उससे थोड़ा सा कम होगा। अगर यहाँ पर कोई तीसरा पीक होता तो वो इस दूसरे पीक से छोटा होता। तो नंबर ऑफ पीक्स कितने हो गए, 2 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसको आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस l माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो गए 1, यानी कि एक जगह अपार्ट फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ को x एक्सिस को टच करना होगा, तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आकर के यहाँ पर आया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपसे कभी भी मेंस या एडवांस में पूछा जा सकता है। आपको बोलेगा कि 3p ऑर्बिटल का रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा, और इस तरह के 4 ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे, तो ये सही ऑप्शन है। और इसमें यह भी ध्यान रखना, सबसे बाद वाला पीक उसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होता है। सबसे बाद वाला पीक वो सबसे ऊंचा होता है, हाईएस्ट होता है। उसके पहले वाला पीक उससे थोड़ा नीचे होगा, इसके पहले वाला पीक इससे भी थोड़ा सा नीचे होगा, और इस केस में नंबर ऑफ पीक्स 2 होंगे। अगला बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम मेरा ही फ्रेम किया हुआ है, कभी भी हो सकता है कि मेंस या एडवांस में पूछा जाए। इन 3p स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस वेरीज एज r टू द पावर m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसमें क्या क्या होता है। एक तो जो वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए वो टर्म रहता है, फिर 4πr², ये आता है, ये होता है ना रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में। और जो वेव फंक्शन है उसका रेडियल पार्ट कैसा होता है, कांस्टेंट वगैरह तो रहता ही है, फिर r टू द पावर l आता है, उसके बाद क्या आता है, एक पॉलिनोमियल आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस रीजन में ये r टू द पावर l वाला टर्म, ये टर्म डोमिनेट करता है, और ये r² तो रहेगा ही, तो r² भी आ जाओ। और हम लोग इस वेव फंक्शन का मॉडुलस लेकर के स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करिएगा तो ये r टू द पावर l जो है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा r टू द पावर 2l, और यहाँ से r² आया तो क्या हो जाएगा, r टू द पावर 2l प्लस 2 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम में वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ना वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके अनुसार वेरी करता है। 3p में l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा r टू द पावर 2 + 2 यानी कि r टू द पावर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस वेरीज एज r टू द पावर 4, क्योंकि देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, r टू द पावर 2l + 2। 3p वाले केस में l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है ना, तो 2 + 2 r टू द पावर 4 हो गया, m की वैल्यू हो गई 4। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम भी मैंने खुद से फ्रेम किया है। द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ अ हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बिलो। द वेव फंक्शन इज ऑफ विच ऑर्बिटल। ये आपसे पूछा है कि ये जो वेव फंक्शन है वो किस ऑर्बिटल के लिए है। रेडियल पार्ट देखो ऐसा है, ए तो कांस्टेंट होता है, r इंटू ई टू द पावर -r/a0। तो इस रेडियल वेव फंक्शन को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक ऑर्बिटल में है। हम लोग जानते हैं कि जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, a इंटू r टू द पावर l होता है, फिर एक पॉलिनोमियल होता है n-l-1 डिग्री का, उसके बाद हो जाता है e टू द पावर -zr/na0, ये होता है। अब आप इस फॉर्म को इससे कंपेयर करिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर r है, यहाँ r टू द पावर l है, यानी कि आपको ये बता रहा है कि l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो गई। और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि n-l-1 उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 ही तो कांस्टेंट होता है ना, तो l की वैल्यू अगर 1 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। आप यहाँ से भी देखिए कि इसमें क्या है, e टू द पावर -r/a0 और यहाँ है zr/na0। z की वैल्यू हीलियम प्लस के लिए 2 होती है, तो इस z के जगह हम लोग 2 करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर -2r/na0। यहाँ है r/a0 यानी कि n को हमें 2 लेना पड़ेगा, तभी ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर -2r/2a0। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म दोनों मैच कर रहा है, यानी कि आपको n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। n की वैल्यू 2 होगी, वो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 - 1 - 1 यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि आपने फाइंड कर लिया कि n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 1, तो ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, 2p हो गया। अगर आपने इस फॉर्म को याद रखा है ना, इस मैजिकल फॉर्मूले को याद रखा है, तो इस तरह के हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, फॉर द अबव इलेक्ट्रॉन स्टेट फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट r/2 एंड r/3 डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अज्यूमिंग r इज मच लेस देन a0। यानी कि अगर आप न्यूक्लियस के बहुत पास चले गए हैं तो r/2 लोकेशन और r/3 लोकेशन, उन दोनों लोकेशन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के बहुत पास है यानी कि r इज मच लेस देन a0, तो ये वाला जो टर्म होता है ना r टू द पावर l, या इस केस में ये वाला टर्म r, ये वाला टर्म डोमिनेट करता है। एक्सपोनेंशियल वाला टर्म नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि देखो अगर r इज मच लेस देन a0 तो ये टर्म क्या हो जाएगा, r/a0 क्या हो जाएगा, दिस इज मच लेस देन 1 यानी कि टेंडिंग टू 0। तो ये वाला टर्म तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, ये टेंडिंग टू 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी में जो फर्क पड़ेगा या जो डिफरेंस आएगा वो इस r वाले फैक्टर के कारण आएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, इस r का स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर दिया इंटू 4πr² करते हैं। तो इस रेडियल वेव फंक्शन का जब स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे एक r² आएगा और यहाँ पे एक r² ऑलरेडी है, यानी कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 होगा। ये सबको समझ में आया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। इस केस में व्हेन r इज वेरी स्मॉल, अगर r जो है वो न्यूक्लियस के आसपास वाला डिस्टेंस है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी r टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी एट डिस्टेंस r/2 एंड r/3, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा r/2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई r/3 टू द पावर 4, यही रेशियो होगा ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 4। और आप देख रहे हैं कि r/2 ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। देखो 3/2 टू द पावर 4 ये तो ग्रेटर देन 1 है, r/3 क्या है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। आप इसको ऐसे देखो कि न्यूक्लियस मान लो यहाँ पे है,
तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अभी आपका पीक नहीं आया है, पीक कहीं आगे जा कर के होगा। तो r/3 डिस्टेंस ये हुआ, r/2 डिस्टेंस ये हुआ, तो r/2 पे इलेक्ट्रॉन के लोकेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप इस रेशियो से देख रहे हैं ना, r/2 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई r/3 होल टू द पावर 4, इसको करिएगा तो यह आ जाएगा 3/2 होल टू द पावर 4। तो रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट r/2 एंड r/3 डिस्टेंस, ये रेशियो क्या हो जाएगा? 3/2 होल टू द पावर 4।